प्यारे बच्चों, एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है मास्टर साहब एक्सप्लेन चैनल में। आप लोगों ने बहुत ही अच्छे अंदाज में क्लास कर रहे हैं और पूरे वीडियो को बहुत मन लगा करके पढ़ रहे हैं, क्योंकि बहुत तेजी से व्यू की संख्या बढ़ रही है। इससे एहसास हो रहा है कि आप लोग बहुत मेहनत से पढ़ रहे हैं, वीडियो को अच्छे ढंग से देख रहे हैं। आप लोगों ने इसके पहले पढ़ा टेरिडोफाइटा के बारे में। एक बार फिर हम आपको रिपीट कर रहे हैं। हम बताए थे, बार बार ये बता रहे हैं कि जिस तरह से हम लोगों ने जंतु जगत का वर्गीकरण किया, और जंतु जगत के वर्गीकरण में हम लोगों ने देखा कि फाइलम प्रोटोजोआ से लेकर के कार्डेटा तक जिस तरह से जंतुओं में कॉम्प्लेक्सिटी आई, जटिलता आई, अर्थात सरलता से जटिलता की तरफ हम लोग अग्रसर हुए, उसी तरह से हम लोग वनस्पति जगत के वर्गीकरण में भी देखा कि हम लोगों ने शुरू किया थैलोफाइटा, अर्थात कहने का मतलब कि शरीर सुकाय होता है, थैलस लाइक स्ट्रक्चर्स होती है एल्गी में, शैवाल में। इस तरह से थैलोफाइटा के बाद हम लोगों ने एम्ब्रियोफाइटा का समूह देखा, ब्रायोफाइटा, ब्रायोफाइटा से टेरिडोफाइटा, और टेरिडोफाइटा के बाद आज हम लोग अध्ययन करेंगे जिम्नोस्पर्म्स का, अनावृत बीजी पौधों के बारे में। तो हम लोगों ने देखा कि जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं, उसी तरह से हम लोगों के करीब पौधे मिल रहे हैं। अभी तक हम लोगों ने टेरिडोफाइटा में पढ़ा कि ये ये पौधे जो होते हैं, इनमें दो प्रकार की फेज या प्रावस्था होती है, और दोनों प्रकार की फेज या प्रावस्था जो होती है, जिसको हम कहते हैं गैमेटोफाइट और स्पोरोफाइट अवस्था, ये दोनों अवस्थाएं एक दूसरे के एकांतर क्रम में आती रहती हैं, जिसे हम अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन कहते हैं, पीढ़ी एकांतरण कहते हैं। तो पीढ़ी एकांतरण जो हम कहते हैं, इस पीढ़ी एकांतरण को हम ये देख रहे हैं कि अब हम लोग जिम्नोस्पर्म में पहुंचेंगे तो इनमें क्या अंतर होगा। तो जिम्नोस्पर्म में हम पहुंचेंगे तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि इनको जो स्पोरोफाइट अवस्था है, ये स्पोरोफाइट अवस्था पूर्ण रूप से विस्तृत हो जा रही है, लेकिन गैमेटोफाइट जो अवस्था है, ये अवस्था इनमें शार्ट होती चली जा रही है। स्पोरोफाइट अवस्था ये पूर्ण रूप से विकसित होती जा रही है, और गैमेटोफाइट अवस्था इसमें हरासमेंट हो रहा है, अर्थात इसमें ह्रास हो रहा है, कमी हो रही है। तो इस तरह से मुख्य रूप से ये देख रहे हैं कि वहां पर दोनों प्रकार की प्रावस्थाएं चल रही थी, अब यहाँ पर एक प्रावस्था धीरे धीरे नगण्य होती जा रही है, कमी होती जा रही है उसमें। ये हमें एक प्रकार से एडवांसमेंट मिलता है। तो हम लोग टेरिडोफाइटा के बाद आज जिम्नोस्पर्म का अध्ययन करेंगे। जिम्नोस्पर्म्स ये पौधों का जो ग्रुप है, कैटेगरी है, जिसे हम कहते हैं जिम्नोस्पर्म्स। जिम्नोस्पर्म्स जिम्नोस्पर्म्स को हिंदी में कहते हैं अनावृत बीजी, अनावृत बीजी पौधे। ये जिम्नोस्पर्म्स दो प्रकार के शब्दों से मिलकर बना है। पहला है जिम्नोस और दूसरा है स्पर्मा। जिम्नास मीन्स होता है नेकेड, और स्पर्मा मीन्स होता है सीड। यानी कहने का मतलब कि इसका शाब्दिक अर्थ है कि नग्न बीज। अभी हम लोगों ने इसके पहले पढ़ा कि ये क्रिप्टोगेम्स हैं, अपुष्पी पौधे हैं, टेरिडोफाइट्स में हमने पढ़ा।
और जिम्नोस्पर्म्स के क्या हो गए कि इनमें नग्न बीज पाए गए, अर्थात कहने का मतलब कि बीज का निर्माण होता है। और जब बीज का निर्माण होता है तो ये बीज क्या होते हैं, इनके चारों तरफ से कोई आवरण नहीं होता है, इसलिए ये कैसे होते हैं, नेकेड होते हैं, नंगे होते हैं। इनके चारों तरफ से कोई आवरण नहीं होता है, इसलिए ये नेकेड होते हैं, नग्न होते हैं। इसीलिए इस ग्रुप का नाम हो गया जिम्नोस्पर्म्स। तो इनमें बीज बनते हैं, लेकिन ये बीज कैसे होते हैं, नग्न होते हैं। और अगली विशेषता क्या है कि इसमें ओवरी या अंडाशय नहीं होते। ओवरी या अंडाशय अनुपस्थित होते हैं। ओवरी या अंडाशय अनुपस्थित होते हैं, एब्सेंट होते हैं। और जब ओवरी या अंडाशय अनुपस्थित होते हैं तो ऐसे प्रकार के ग्रुप में फल का निर्माण नहीं होता। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इस ग्रुप में क्या होता है कि फल का निर्माण नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि जब अंडाशय ही नहीं होगा तो फल का निर्माण कैसे होगा। फल की परिभाषा होती है कि अंडाशय के परिपक्व भाग को फल कहते हैं। मैच्योरिंग पार्ट ऑफ ओवरी या मैच्योरिंग ऑफ ओवरी इज नोन एज फ्रूट्स। अंडाशय के परिपक्व भाग को फल कहते हैं। तो अंडाशय जब होता ही नहीं है तो इसमें फल का निर्माण कहां से होगा। सीधी सी बात है कि जब अंडाशय नहीं है तो इनमें फल का निर्माण नहीं होगा। ये जिम्नोस्पर्म्स की विशेषता है। अगली चीज क्या है कि आप लोगों को जनरल नॉलेज के क्वेश्चन में पूछा जाता है, कंपटीशन की परीक्षाओं में पूछा जाता है कि संसार का सबसे बड़ा वृक्ष क्या है। उसका आंसर होता है सिकोया। सिकोया इज द लार्जेस्ट प्लांट ऑफ द वर्ल्ड। संसार का सबसे बड़ा जो वृक्ष है उसे हम कहते हैं सिकोया। सिकोया ये संसार का सबसे बड़ा वृक्ष है और ये बिलोंग करता है जिम्नोस्पर्म से। यानी ये अनावृत बीजी पौधे जिम्नोस्पर्म्स के ग्रुप का जो पौधा है सिकोया, ये संसार का सबसे बड़ा वृक्ष माना जाता है, कहा जाता है। और ये मिलता कहां है, कैलिफोर्निया। कैलिफोर्निया कैलिफोर्निया के रेडवुड पार्क में सिकोया वृक्ष है। ये कैलिफोर्निया के रेडवुड पार्क में मिलता है। ये सबसे बड़ा संसार का वृक्ष है जिसे हम सिकोया कहते हैं। अब प्रश्न ये है कि अगर जिम्नोस्पर्म्स के टॉपिक से पूछा जाए कि सबसे बड़ा वृक्ष क्या है तो भी उसका आंसर होगा सिकोया। वहीं पर दूसरा तुलनात्मक ढंग से ये प्रश्न पूछा जाए कि सबसे छोटे स्मॉलेस्ट जिम्नोस्पर्म्स प्लांट्स, सबसे छोटा जिम्नोस्पर्म्स का पौधा क्या है, उसका नाम क्या है, तो उसका नाम है जामिया पिग्मिया। जामिया पिग्मिया ये सबसे छोटा अनावृत बीजी पौधा है।
smallest gymnospermic plants is known as Jamia pygmea. जामिया पिग्मिया सबसे छोटा अनावृत बीजी पौधा है। अब अगली विशेषता क्या है कि इस पौधे में अभी हम बताए कि स्पोरोफाइट अवस्था ये पूर्ण रूप से विकसित होती है और इस विकसित होने में क्या है कि रूट स्टेम लीफ इनमें स्पष्ट रूप से पाए जाते हैं। रूट स्टेम लीफ, इनमें पत्तियां दो प्रकार की होती हैं, एक तो फल की पत्ती होती है और ये एक साधारण पत्ती होती है, यानी स्केल लीफ और सिंपल लीफ। स्पोरोफाइट इसका पूर्ण रूप से विकसित होता है जिसमें फल की पत्तियां होती हैं और साधारण पत्तियां होती हैं, रूट स्टेम होते हैं। और अगली विशेषता क्या है इसकी कि ये पेरिनियल होती है, पेरिनियल और वुडी होती है। इसमें लकड़ी पाई जाती है और ये बहुवर्षीय होती है। यह शब्द आपको बार बार मिलेगा, एक वर्षीय, द्विवर्षीय और बहुवर्षीय। एक वर्षीय का मतलब है, एक वर्ष से मतलब है एक सीजन, यानी कहने का मतलब कि जिस बीज को हम बोएं और एक ही सीजन में फिर वह बीज हमें प्राप्त हो जाता है, ऐसे प्रकार की विशेषता को हम कहते हैं एक वर्षीय। जैसे सरसों मूली। दूसरा है द्विवर्षीय, एक बार बीज को बोएं और दो सीजन में बीज प्राप्त होता है। सॉरी, सरसों एक वर्षीय, मूली द्विवर्षीय। अब आप कहेंगे मूली द्विवर्षीय कैसे? जिस बीज को हमने बोया है उस बीज को प्राप्त होने में हमें दो सीजन लग जाता है। पहले सीजन में तो हम मूली की जड़ और उसके सागा का इस्तेमाल करते। ध्यान देने की बात है, कंफ्यूज मत करिएगा। एक सीजन में हम मूली की सलाद को खाते हैं, उसके पत्ते को साग के रूप में खाते हैं। लेकिन परिभाषा क्या है कि जिस बीज को हमने बोया है उस बीज को प्राप्त होने में एक सीजन लग जाए तो मूली में एक सीजन नहीं लगता है। एक सीजन में हमें सलाद और साग के रूप में प्राप्त होता है, लेकिन जब उसी मूली को हम खेत में छोड़ देते हैं, उसकी जड़ें मोटी मोटी होकर के बिखरा हो जाती हैं और उसकी डंठल से उसकी पत्तियां जो कुछ सेंटीमीटर की थी वो लंबे लंबे फीट में ऊंची हो जाती हैं और तब उसमें फूल आता है और फूल आने के बाद तब उसमें सीड या बीज का निर्माण होता है। तो इस प्रोसेस को होने में दो सीजन लग जाता है, इसलिए उसे हम द्विवर्षीय कहते हैं। लेकिन ऐसा पौधा जो कि एक बार हम बीज को बो दें तो उसको कई सीजन तक हम प्राप्त करते हैं, ऐसे प्रकार की विशेषता को हम कहते हैं बहुवर्षीय। तो ये जिम्नोस्पर्मी जो है ये क्या है कि पेरिनियल होते हैं, बहुवर्षीय होते हैं, वुडी होते हैं, अर्थात इनमें लकड़ी पाई जाती है। क्योंकि अभी आप लोग इंपॉर्टेंट इसका देखेंगे, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस देखेंगे, तमाम प्रकार की जो बेहतरीन किस्म की क्वालिटी है, चाहे वो फर्नीचर है, चाहे यहां तक कि आग लगा दिया जाए, आग लगा दिया जाए, आप सोचेंगे क्या आग लगा दिया जाए? अरे माचिस की तीली
जिसको आप डेली इस्तेमाल करते हैं, वो माचिस की तीली आग लगा देती है। लेकिन उस माचिस की तीली बनती किससे है? पाइनस से बनती है, चीड़ से बनती है। और पाइनस और चीड़ क्या है? ये जिम्नोस्पर्म जगत का पौधा है। तो इसका इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस आप लोग देखें। साइट्रस देवदारा है, देवदार की लकड़ी है, कितनी जो है कीमती होती है। इतना ही नहीं, आप देखते हैं कि लंबे लंबे बिजली और टेलीफोन के खंभे जो होते हैं लकड़ी के, आप लोग कभी सोचे नहीं होंगे उसके बारे में। ये लंबी, इतनी लंबी लकड़ी और ज्यादा गर्मी बरसात को सहन करते हुए कितने सालों साल तक स्थिर रहने वाली ये लकड़ी है। ये किसकी बनी है? ये थूजा प्लांट्स की बनी है। इट इज बिलोंग टू द जिम्नोस्पर्मिक प्लांट्स। तो इतनी इतनी बढ़िया विशेषताएं हैं इस ग्रुप की, जिम्नोस्पर्म की। लेकिन ये टॉपिक आपको इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस में मिलेगा। यहाँ अभी हम लोग शुरू किए हैं कि जिम्नोस्पर्म के तमाम प्रकार के जो लक्षण पाए, इसी लक्षण के आधार पर इस जिम्नोस्पर्म को हमने दो कैटेगरी में बांट दिया। एक तो साइकेड्स हैं और दूसरे हैं कोनिफर्स। अब ये साइकेड्स और कोनिफर्स क्या हैं? साइकेड्स और कोनिफर्स, ये दो प्रकार की विशेषताएं इनमें पाई जाती हैं। इसके आधार पर हम दो कैटेगरी में इसको बांट देते हैं कि कुछ में साइकेट्स की कंडीशंस होती है और कुछ में कोनिफर्स। साइकेट्स और कोनिफर्स, साइकेट्स कैटेगरी में आने वाले पौधों को हम कहते हैं कि इनकी जो पत्तियां होती हैं ये कम शाखित होती हैं। कम शाखित होती हैं, सल्की होती हैं। कम शाखित होती हैं, सल्की शाखित होती हैं। और कोनिफर्स की जो पत्तियां होती हैं ये अधिक शाखित होती हैं। शाखित का मतलब है ब्रांच, यानी शाखाओं में बटी होती हैं, ज्यादा शाखाओं में बटी होती हैं। और कोनिफर्स की जो पत्तियां होती हैं ये सुई के आकार की होती हैं, निडल शेप होती हैं। इसका उदाहरण है चीड़ या पाइनस। और साइकेस का उदाहरण है साइकस। साइकस की पत्तियां होती हैं, सल्की होती हैं और ये कम शाखित होती हैं। छोटी पत्तियां जो होती हैं ये सामान्य पत्ती होती है। साइकस सिक्स का एग्जाम्पल है। अधिक शाखित पत्तियां जो होती हैं नीडल के आकार की होती हैं, सुई की तरह की होती हैं। कोनिफर्स को शंकु रूपी कहा जाता है, ये शंकु होती हैं। ऐसे प्रकार की विशेषता रखने वाले हम कोनिफर्स कहते हैं। अगली विशेषता है कि ये जीरोफिटिक इन नेचर होते हैं। जीरोफिटिक नेचर होते हैं, अर्थात कहने का मतलब कि ये मरुद्भिद होते हैं, मरुस्थलीय होते हैं। अर्थात कहने का मतलब कि ऐसे प्रकार की जमीन में ये खासकर उगते हैं जिनमें पानी की कमी होती है। ये जीरोफिटिक इन नेचर होते हैं। अगली जो विशेषता होती है, इनकी जो पत्तियां होती हैं, इन पंक्तियों में जो रंध्र होते हैं, पत्तियों में जो रंध्र होते हैं, स्टोमेटा, ये स्टोमेटा कैसे होते हैं? संकन स्टोमेटा होते हैं। संकन स्टोमेटा, संकन स्टोमेटा क्या होते हैं कि पत्तियों में रंध्र धंसे रहते हैं। संकन स्टोमेटा इज ए इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स, ये सबसे महत्वपूर्ण लक्षण है। अक्सर कंपटीशन की परीक्षाओं में ये पूछा जाता है
कि संकन स्टोमेटा पत्तियों में धसे हुए रंध्र किस में पाए जाते हैं, किस ग्रुप में पाए जाते हैं या किन पौधों में पाए जाते हैं। तो ये जिम्नोस्पर्म में है, संकन स्टोमेटा होते हैं, पत्तियों में धसे होते हैं। इनमें जो एपिडर्मिस होती है, बाह्य परत जो होती है इसकी, एपिडर्मिस जो होती है, इसमें क्या होते हैं कि क्यूटिकल होते हैं, क्यूटिकल का ये आवरण पाया जाता है। बाह्य त्वचा, बाह्य परत, क्यूटिकल या जीरो आवरण होता है। अब अगली विशेषता जो है, जिम्नोस्पर्म के जो जननांग होते हैं इनको हम शंकु कहते हैं। जिम्नोस्पर्म के जो जननांग होते हैं, जननांग को शंकु कहा जाता है। शंकु या स्ट्रॉबिलस। शंकु, और इस तरह से जो शंकु के रूप में कहा जाता है, तो अब इनमें दो प्रकार की कैटेगरी हो गई, एक तो नर शंकु और दूसरा मादा शंकु। नर शंकु ये माइक्रोस्पोरोफिल के रूप में, और मादा शंकु ये मेगा स्पोरोफिल। माइक्रोस्पोरोफिल और मेगा स्पोरोफिल। माइक्रोस्पोरोफिल माइक्रोस्पोरेंजिया का निर्माण करती है। माइक्रोस्पोरेंजिया, और ये मेगा स्पोरे मेगा स्पोरोफिल मेगा स्पोरोफिल ओव्यूल का निर्माण करते हैं, ओव्यूल। और ये माइक्रोस्पोरेंजिया और ओव्यूल। तो नर शंकु और मादा शंकु इस तरह से माइक्रोस्पोरोफिल और मेगा स्पोरोफिल के रूप में, माइक्रोस्पोरेंजिया जो गुच्छों या सोराई के रूप में रहती हैं, इसी तरह से ओव्यूल मेगा स्पोर्स का निर्माण करते हैं। तो जननांग नर शंकु और मादा शंकु का निर्माण करके फिर फर्दर इनमें मियासिस क्रिया होने के बाद नर शंकु के द्वारा पॉलन ग्रेन परागकण का निर्माण होता है, और मादा शंकु के द्वारा ओव्यूल या एग सेल। मेगा स्पोर्स अब मियासिस क्रिया के द्वारा परागकण क्या करते हैं कि मेल गैमेटोफाइट और मेगा स्पोर्स फीमेल गैमेटोफाइट का निर्माण करते हैं। मेल गैमेटोफाइट और फीमेल गैमेटोफाइट का निर्माण करते हैं। अब इसमें पॉलिनेशन की क्रिया जो होगी, परागण क्रिया होती है, वो किसके द्वारा होती है? वायु के द्वारा। परागण क्रिया, पॉलिनेशन क्रिया वायु द्वारा होती है। परागण क्रिया क्या है? पॉलिनेशन क्रिया क्या है?
पॉलिनेशन या परागण क्या है कि पॉलिनेशन is a process in which male gametes are reached to the female gametes for external agents is known as pollination. परागण क्रिया वह क्रिया है जिसमें बाह्य कारक के द्वारा नर युग्मक मादा युग्मक की पास पहुंचता है। इस क्रिया को हम पॉलिनेशन या परागण क्रिया कहते हैं। या पराग कण का वर्तिकाग्र पर पहुंचना, क्योंकि यहाँ वर्तिकाग्र नहीं है, यहाँ पर अभी हम लोगों ने ऊपर ही पढ़ा कि अंडाशय एब्सेंट होता है, तो मेल गैमेट्स यहाँ फीमेल गैमेट्स के रूप में इस तरह से पॉलिनेशन क्रिया परागण क्रिया द्वारा, और यह परागण क्रिया किसके द्वारा होती है? वायु के द्वारा होती है। अगली विशेषता या कंपटीशन की परीक्षाओं में यह प्रश्न पूछा जाता है कि किस वर्ग को जीवित जीवाश्म के रूप से जाना जाता है। इंपॉर्टेंट टॉपिक है जीवित जीवाश्म, जीवित जीवाश्म। लिविंग फॉसिल्स, जीवित जीवाश्म। इस कैटेगरी में क्या है? साइकस है, गिंगो है। ऐसे प्रकार के पौधे जो कि बहुत कम संख्या में पाए जाते हैं, साइकस, गिंगो, सिकोया, ये सब पौधे बहुत कम मात्रा में पाए जाते हैं, इसीलिए इन्हें जीवित जीवाश्म के रूप से जाना जाता है। लिविंग फॉसिल्स के रूप में इन पौधों को जाना जाता है। तो ये थे जिम्नोस्पर्म के तमाम प्रकार के लक्षण। अब इसमें इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस, इसका आर्थिक महत्व क्या है? अभी हमने थोड़ा सा आप लोगों को जिक्र किया कि लगा दो आग, आग लगा दो, यानी कहने का मतलब कि माचिस की जो तीली बनती है वो तीली किसकी है? पाइनस की है, चीड़ की है। और पाइनस या चीड़ जो बिलोंग करता है जिम्नोस्पर्म से। तो हम इसके इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस, आर्थिक महत्व के बारे में अध्ययन करेंगे कि इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस इसका क्या है। ये मुख्य रूप से इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस जो है कई है। पहला है सजावट के लिए, सजावट के लिए, फॉर ऑर्नामेंटल पर्पस, सजावट के रूप में साइकस है, पाइनस है, जिंगो है, थूजा है, टैक्सस है। ये तमाम प्रकार के पौधे हैं जिनको हम सजावट के लिए अपने बगीचों में, अपने घरों में इस तरह से घर के सामने जो है सजावट के रूप में रखते हैं। दूसरा टॉपिक है भोज्य पदार्थ के रूप में, भोज्य पदार्थ के रूप में साइकस है। इससे सैगो नामक पदार्थ निकलता है जिसमें स्टार्च या मंड की बहुतायत होती है, और इस मंड के कारण जो है बेकरी उद्योग में इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसी तरह से साइकस है, गिंगो है, इनके सीड, इनके बीज को भून करके खाया जाता है, भोजन के रूप में इस्तेमाल करते हैं। तीसरा है कागज उद्योग में,
कागज उद्योग में जिनकी लुगदी बनाई जाती है और इस तरह से लुगदी बना करके जो है कागज का इस्तेमाल किया जाता है। इसका एग्जाम्पल है नीटम। नीटम वृक्ष से कागज उद्योग में ये सहायक होता है। चौथा है फर्नीचर के लिए लकड़ी। फर्नीचर के लिए लकड़ी अभी हम लोगों ने बताया कि साइट्रस देवदार जो वृक्ष है, इनसे तमाम प्रकार के अच्छे फर्नीचर बनाए जाते हैं। इसी तरह से हमने बताया कि ये बिजली के लंबे लंबे खंभे, टेलीफोन के खंभे, ये जो बनाए जाते हैं, ये थूजा से, थूजा पौधा है, इससे बनाया जाता है। और पाइनस से अभी हमने बताया कि पाइनस से ये माचिस की तीली जो होती है, इसका निर्माण किया जाता है। इसके बाद पांचवा है औषधि के रूप में, मेडिसिन के रूप में तमाम प्रकार के पौधे होते हैं, जैसे इफेड्रा। इफेड्रा पौधे से इफेड्रिन नामक औषधि निकाली जाती है, जो खांसी और जुखाम के लिए इस्तेमाल की जाती है। इसी तरह से टैक्सस पौधा है। टैक्सस से एक प्रकार की मेडिसिन निकलती है जिसे टैक्साल कहते हैं। ए टैक्साल कैंसर की दवा के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, कैंसर रोगी के लिए जो है टैक्सस। ये तमाम प्रकार की औषधियां और भी हैं। और इसके अलावा जो अन्य लाभ हैं, दूसरे प्रकार के लाभ हैं। इस लाभ में एक नाम है कनाडा बाल्सम। कनाडा बाल्सम क्या है कि लेबोरेटरी में जो परमानेंट स्लाइड्स बनती हैं, और इन परमानेंट स्लाइड्स के लिए हम माउंटिंग का काम करते हैं। माउंटिंग क्या है कि स्लाइड्स को बनाने के बाद उसमें कनाडा बाल्सम लगा करके और कवर स्लिप को उससे ढक देते हैं, ताकि ये बहुत दिनों तक बनी रहे और उसको माइक्रोस्कोप से लेबोरेटरी में सालों साल, बीसों साल, चालीसों साल तक देखते रहते हैं। ऐसे प्रकार की स्लाइड्स को हम कहते हैं परमानेंट स्लाइड्स। तो ये कनाडा बाल्सम जो सब्सटेंस पदार्थ है, रिजेंट है लेबोरेटरी का, इसको जिम्नोस्पर्म्स के पौधे से प्राप्त किया जाता है कनाडा बाल्सम। इसी तरह से अक्सर आप लोग आजकल देख रहे हैं कि तारपीन का तेल, जो तारपीन का तेल होता है, हर जगह इस्तेमाल किया जाता है। वो भी किससे है? पाइनस, चीड़ से मिलता है। तो इस तरह से ये इसके तमाम प्रकार के उपयोग हैं। इसी तरह से साइकस की पत्तियों से झाड़ू और टोकरी बनाए जाते हैं। तमाम प्रकार के इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस हैं जिम्नोस्पर्म्स के। तो ये थे जिम्नोस्पर्म टॉपिक, जिसके बारे में आप लोगों ने अध्ययन किया। तमाम प्रकार की इनकी विशेषताएं हैं, और इन विशेषताओं के साथ साथ इनके तमाम इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस को आप लोगों ने देखा। माचिस की तीली लगा दो वाव चिलमन में। माचिस की तीली, बताइए, माचिस की तीली को आप लोग याद करिए, डेली इस्तेमाल करते हैं। वो क्या है? पाइनस, पाइनस, पाइनस। और पाइनस इज बिलोंग टू जिम्नोस्पर्मिक प्लांट्स। थूजा, थूजा, थूजा है, हट जाओ थूजा। थूजा क्या है? बिजली का खंभा। तो अक्सर आजकल देख रहे हैं आप लोग कि खंबे जो हैं वो अ, गिट्टी और सीमेंट के बने हुए हैं, लेकिन पुराने खंबे जहां आपको मिलेंगे लकड़ी के, तो तुरंत आप जान जाइए कि थूजा, 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 थूजा इज द बिलोंग ऑफ द जिम्नोस्पर्मिक प्लांट्स। तो ये तमाम प्रकार के इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है, अक्सर ये पूछे जाते हैं कंपटीशन की परीक्षाओं में। तो ये
जो भी इसमें आप लोगों को सुझाव देना हो कमेंट करिएगा, और बाकी ज्यादा से ज्यादा बच्चों को शेयर करिए ताकि ये कंपटीशन की एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से तैयारी कर सकें, नीट के एग्जामिनेशन में तमाम प्रकार की तैयारियां कर सकें। धन्यवाद।